हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्रांति। तो स्वागत है आपका 6 सेमेस्टर के इस क्रैश कोर्स में। जैसा कि हमने मैनेजमेंट के पहले 2 यूनिट कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें कि बेसिक था मैनेजमेंट का और दूसरा मैनेजमेंट प्रोसेस था। बेसिक में हमने ग्लोबलाइजेशन एलपीजी पॉलिसी क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का क्या एडवांटेज होता है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया और क्या उसके डिसएडवांटेज है, जैसे कि डिसएडवांटेज में आप कोरोना वायरस वगैरह को लिख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस किया है। मैनेजमेंट प्रोसेस में हमने एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फॉल का 14 प्रिंसिपल भी डिस्कस किया है और लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी डिस्कस किया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं थर्ड यूनिट, जो कि है ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, जिसमें हम देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, और स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मिंग जो होता है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंटल नीड एंड फॉर्म ऑफ ओनरशिप। ये सभी चीज़ें देखने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो हो सके 30 मिनट का हो जाएगा, लेकिन इसमें जो जानकारी दी जाएगी वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना चाहिए। मैंने खुद मैनेजमेंट में 60+ मार्क स्कोर किया था 70 में से, तो आप भी कर सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो को पूरा लास्ट देखिएगा। आप लोग वीडियो देखते नहीं तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता, व्यू ऑडियो जो रिटेंशन है वो काफ़ी कम होता है। तो वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये फ्री कोर्स ऑफ कोर्स आपके साथ ये सभी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। मेरे पास भी समय नहीं होता है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि जो पॉलिटेक्निक में मार्क भी मायने रखता है, तो मैं आप लोगों के लिए इतना एफर्ट लगा रहा हूँ विदाउट एनी मतलब कोई पर्पस नहीं आपसे पैसे लेने का। तो फिर भी तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और हो सके तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, भले आप में को ना भी कुछ समझ में आए, लेकिन इसमें जो मैं आपको ट्रिक और टिप्स देता हूँ किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, ये सभी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो चलिए, जो आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, वो देखते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में, वो कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप फॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 मार्क में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर इस तरह से आप लिख लेते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि मेरे मैनेजमेंट जितना ईजी क्वेश्चन आपको कोई भी टीचर या कोई भी फैकल्टी या कोई भी नोट्स नहीं देगा। आप खुद रियलाइज करके देख सकते हैं, इसको पढ़ के आप देख सकते हैं। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों तरह के हैं, PDF में आप देख सकते हैं। ठीक है, और इससे आसान लैंग्वेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर मिल जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये सही में ईजी लगता है तो नीचे में लिखिए कि सर सही में ईजी लग रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके इन सभी PDF को बनाते हैं फ्री ऑफ कोर्स। ये आपको पैड भी मिल सकता था, लेकिन मैं आप लोगों के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा इन सिचुएशन को झेला, इस कंडीशन के जरिए मैं बिना एनी टीचर के जरिए मैं यहाँ पढ़ के अपना सेमेस्टर टॉप किया था, कॉलेज टॉपर भी रहा हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को गाइडलाइन देना चाहूँगा कि विदाउट कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए भी आप घर बैठे सेल्फ स्टडी के जरिए भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। वही मैं आपको लिए बस एक गाइडलाइन दे रहा हूँ किस तरह से आपको पढ़ना है। बाकी आप यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल है जो आपको मैनेजमेंट और जो भी वगैरह वगैरह सब्जेक्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए आइए देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में सिंपल लैंग्वेज में आपको डिफिनेशन देना चाहिए। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। जैसे कि मान लीजिए अगर हम और आप मिलके कोई इंस्टीट्यूट खोलते हैं, कोचिंग वगैरह खोलते हैं, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जितने भी आदमी वर्क करेंगे तो वो सभी आदमियों को, ग्रुप के समूह को जो बोलेंगे हम एक ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे देख सकते हैं कि व्हेन 2 or more than 2 people get together and agree to coordinate their activity in order to achieve the common goals, then the system is called organization। ठीक है, जैसे कि कोई कंपनी हो गया, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया, कोई बिजनेस यूनिट हो गया, कोई NGO होता है, कोई इंस्टीट्यूट होता है जो कोचिंग वगैरह होता है, स्कूल वगैरह होता है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये सभी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे पॉलिटेक्निक छात्र संघ है, तो वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जैसे आप हिंदी में यहाँ देख सकते हैं क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, हिंदी में आपको के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी लक्ष्य, यानी कि जो उसका गोल है, उसको अचीव करने के लिए जो कार्य करते हैं और उसके बीच जो एक संबंध स्थापित होता है और जो संरचना बनती है, उसी को संगठन कहा जाता है। तो हिंदी में भी आप अपने हिंद इंग्लिश का यूज कीजिए। जब भी आप मैनेजमेंट लिखिए तो पूरा हिंदी मत लिखिए, हिंद इंग्लिश लिखिए, यानी कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी आप लिखने का उसमें ट्राई कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, संगठन के बिना मैनेजमेंट वैसे ही प्रभावहीन है जैसे आत्मा के बिना शरीर। तो जैसे देखिए, संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट के लिए, कि हमारे के जो थे, आप यहाँ देख सकते हैं कि बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन के महत्व को एंड्रयू कार्नेगी ने 1901 में अपनी विशाल संपत्ति को बेचते समय कहे गए कथन से समझा जा सकता है कि मैनेजमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है। उनका कहना था कि आप हमारी सभी पैसा मुद्रा यानी कि ले सकते हैं, जो भी हमने महान कार्य किए हैं वो भी ले लीजिए, खाना, कोयले की खाने, भटियाँ, सब कुछ ले लीजिए, बस हमें अपना ऑर्गेनाइजेशन दे दीजिए। मैं इन सभी चीज़ों को कुछ ही दिनों में या कुछ ही वर्षों में अचीव करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जो आप समझ में
आया होगा। ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक समूह हो जो एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए फॉर्म करते हैं ग्रुप को, वही होता है अपना ऑर्गेनाइजेशन। बाकी अगर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो वो आपको यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएगा, तो आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा। ये तो क्रैश कोर्स है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग देख नहीं पाते। अगर आप वीडियो आप टॉपिक वाइज चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे तो वो कमेंट कीजिएगा, तो मैं टॉपिक वाइज डीपली नॉलेज के साथ बनाऊंगा। वरना जो ये क्रैश कोर्स है उसमें सिर्फ हम आपको एक ओवरव्यू देते जाते हैं कि आप एग्जाम में कैसे कैसे आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी में आपसे पूछा गया है कि स्टेप फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे फॉर्म किया जाता है, इसको आपको लिखना है, इसका स्टेप क्या क्या है ये सभी लिखना। देखिए अगर आप मान लीजिए आप ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइएगा, यानी कि एक मान लीजिए पॉलिटेक्निक छात्र संघ है जैसे, तो पॉलिटेक्निक जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा स्टूडेंट का ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि इस संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या पर्पस होना चाहिए। कि मान लीजिए किसी तरह का जो मान लीजिए एसबीटी में कोई गड़बड़ी हो रहा है उसके अगेंस्ट स्ट्राइक करना, उसके अगेंस्ट कोई भी कोर्ट में अपील करना, ये सभी चीज़ें उनका ऑब्जेक्टिव हुआ। दूसरा, अब मान लीजिए कि हमने ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर लिया है, तो अब हमें चाहिए डिजाइन फंक्शन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें एक फंक्शन डिजाइन करना चाहिए। और तीसरा काम है डिफाइन पोजीशन फॉर डिफरेंट फंक्शन, जो भी उसमें फंक्शन उसका पोजीशन देना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई मान लीजिए उसमें नेता है तो उसको उस पोजीशन का देना चाहिए। मान लीजिए अगर हम कंपनी की बात करें तो मान लीजिए कहीं प्रोडक्शन मैनेजर तो उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देना चाहिए, कोई सेल्स मैनेजर सेल्स डिपार्टमेंट देना चाहिए। तो ये सभी काम को लोकेट करना, उसका पोजीशन देना होता है। दूसरी बात है कि उसको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेशन करना है। और पांचवा जो स्टेप है प्रोवाइड फिजिकल एक्टिविटी उसको प्रोवाइड करना, साथ साथ प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, ताकि जितने भी एम्प्लॉय है उसमें अच्छे से वर्क करके जो हमारा गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो जल्द से जल्द अचीव कर सके। आई होप आप समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया जाएगा जो कि दूसरा टॉपिक है वो है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जनरली ये पूछेगा। और दूसरा में यही पूछ देगा कि डिफरेंट टाइप ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, किसी दो को एक्सप्लेन कीजिए। अगर सिंपली यही पूछा कि व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन और राइट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो 4 मार्क का होगा। लेकिन अगर आपसे 2 एक्सप्लेन करने बोलेगा तो आप किसी को भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं इस चारों में से किसी को भी कर सकते हैं। तो आप 2 को कीजिएगा तो वो 6 मार्क में पूछा जाएगा, ठीक है। अदर बोर्ड में ये जो मार्किंग पैटर्न है वो डिफर कर सकता है। देखिए टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो है तो पहला होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन जैसा आप ये समझते हैं लाइन, ठीक है, तो ये एक लाइन है, ठीक है, तो ये आप आगे समझिएगा। तो ये हुआ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा होता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। चौथा है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ही को, ठीक है। देखिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हैं कि सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच company is divided into a smaller group based on the specialization functional like finance, production and marketing is called functional organization। अब नाम से ही स्पष्ट है कि इसका नाम है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शन यानी कि फंक्शन मतलब कार्य, यानी कि ये काम के आधार पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। हर इंसान को जो भी उसमें एम्प्लॉय है उसको स्पेशलिस्ट यानी कि काम के आधार पर उसके जो फंक्शन है उसके आधार पर उसको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा, एक ग्रुप को डिवाइड किया जाएगा और इस तरह से ये अपना फॉर्म होगा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। नाम से ही है, मान लीजिए फंक्शन पूछ रहा है तो फंक्शन के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ लिख देंगे तो 4 मार्क है तो 2-3 मार्क आ ही जाएगा, ठीक है। इसको हम स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं और ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है। और लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ अनएबिलिटी ऑफ द स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट। देखिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं किसी भी काम के, तो वो जल्दी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसी वजह से जो है ना ये ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिकली रूप से वर्क में फॉलो नहीं होते। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं जो सीईओ होते हैं, सीईओ की नीचे आप देख सकते हैं प्रोडक्शन मैनेजर है, फिर मार्केटिंग मैनेजर है। तो यानी कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल सा मतलब हुआ कि उनके वर्क के आधार पर एक स्पेशलिस्ट को दिया जाता है। जो भी उनका वर्क है उसको उसके लिए स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है तो इसमें प्रोडक्शन मैनेजर जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन मैनेजर का अधीन रहेगा। मार्केटिंग मैनेजर है तो मार्केटिंग का काम देखेगा। फॉरमैन है तो फॉरमैन का काम देखेगा। सेल्स ऑफिसर सेल्स का काम देखेगा मार्केट में। वर्कर वगैरह है, फिर सेल प्रेस है। तो ये है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज ये आप देख लीजिएगा, लेकिन जब मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगा तो उसी में ये सभी चीज़ क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ किसी का भी
किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज याद करना है, बाकी उलट फेर करके आपको एग्जाम में लिख देना है। जैसे मान लीजिए इसी का आप याद कर लीजिए फंक्शनल का, बाकी लाइन का पूछे प्रोजेक्ट का पूछे तो इसी को आगे पीछे करके लिख देना है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सभी चीज़ें डील हो जाएगी, तो आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट वन जो है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन से स्पष्ट है कि ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगा। जैसे कि सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच आर इंटरनली फॉर्म, जो कि अंदर ही अंदर बनते हैं, यानी अंदर ही अंदर बनने का मतलब कंपनी के भीतर, और ये टेम्पोरली बनते हैं। तो क्वेश्चन कब से ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन टेम्पोरली ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप जो ऑप्शन में रहेगा प्रोजेक्ट, तो आप प्रोजेक्ट को मानिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है एमएसबीटी में। तो ये जो है ना ऑर्गेनाइजेशन टेम्पोरली बनाया जाता है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट है, मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट, जैसे आपने फिल्म वगैरह हॉलीवुड फिल्म देखते होंगे या सीआईडी वगैरह देखते होंगे, तो कोई मिशन होता है कि मिशन ए है, इस मिशन ए को मान लीजिए, या ऑपरेशन बी है, तो ऑपरेशन बी जब तक है तब तक के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में किया जाएगा वो होगा प्रोजेक्ट या मिशन ऑर्गेनाइजेशन। फिर वो मिशन कंप्लीट हो जाता है या वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खत्म हो जाता है। सिंपली प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का यही मतलब हो। जैसे ही देखिए यहाँ लिखा हुआ है व्हेन द प्रोजेक्ट गेट ओवर, जब कभी प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, ये टेम्पोरली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एंड हो जाता है। तो यहाँ आप कोई भी प्रोजेक्ट दे सकते हैं और डिटेल में उसको लिख सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात की मैनेजमेंट में यह ब्लॉक डायग्राम अगर आप अच्छे से बना देते हैं तो 2 मार्क तो आपको यहीं से मिल जाएगा, ये गारंटी है, इसमें कोई काटने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वन है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको स्केलर या मिलिट्री या वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है कि किसको मतलब लाइन ऑर्गेनाइजेशन आल्सो नोन एज, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। और सबसे पूछा है कि सबसे ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट मेथड कौन है ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ये काफ़ी सिंपल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मूव डाउनवर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी फॉलोड अपवर्ड। अकाउंटेबिलिटी जो होता है वो अपवर्ड, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। ठीक है, जवाबदेही जो होता है इसमें अपवर्ड फॉलो होता है, लोअर से यानी कि हायर की ओर मैनेजमेंट जो होता है, और जो एक अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो हायर से लोअर की ओर यानी कि डाउनवर्ड कंडीशन में फॉलो होता है। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो छोटा छोटा जो बिजनेस होता है उसमें ये सभी यूज किया जाता है। मिलिट्री फोर्स में ये यूज किया जाता है। ठीक है ना, ये मिलिट्री फोर्स में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। फिर दूसरा होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ये आपको फिगर याद रखना है, यानी कि ब्लॉक डायग्राम, ये आपको एग्जाम में बना देना है, आपको अच्छा मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट वन जो है वो है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी एडवांटेज डिसएडवांटेज जो मैं आपको कंपेरिजन में बताऊंगा तो आपको आई होप समझ में आएगा। इसमें देखिए लाइन एंड स्टाफ में क्या होता है कि स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के नीचे एक लाइन जोड़ दिया जाता है और उसमें स्पेशलिस्ट को दे दिया जाता है। जैसे ये देखिए ये स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ऊपर वाला जो है वो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इसमें मैनेजर है, पर्सनल मैनेजर है, मैन्युफैक्चरर मैनेजर है और सेल्स मैनेजर है। अब इस मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में भी 3 स्पेशलिस्ट आ गया है कि क्वालिटी को कंट्रोल करेगा। क्वालिटी मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बन रहा है उसका क्या क्वालिटी है उसका इंस्पेक्शन करेगा। दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखेगा, दूसरा परचेजिंग डिपार्टमेंट देखेगा। तो यानी कि डिपार्टमेंट में ही दूसरा जो सब डिपार्टमेंट ऐड कर दिया जाता है, तो वही होता है अपना स्टाफ एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन। और यही होप इसमें से आपको किसी एक का एडवांटेज डिसएडवांटेज याद रखना है, बाकी आपको एग्जाम में इसी को उलट फेर करके लिख देना है। चलिए आप देखते हैं इसके डिफरेंस जनरली पूछे जाते हैं। तो ये देखिए बीवीआई क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। आपको किन्हीं 2 में डिफरेंस पूछ सकता है। जनरली पूछेगा लाइन ऑर्गेनाइजेशन या लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, या पूछेगा लाइन ऑर्गेनाइजेशन या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, कभी कभी फंक्शनल या प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह पूछ सकते हैं। तो देखिए लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है वो आपको डिफिनेशन यहाँ दे देना है और लाइन स्टाफ यहाँ दे देना है। अब इसकी का मान लीजिए अगर आपने एडवांटेज डिसएडवांटेज याद किया था तो इसी को आगे पीछे यहाँ करके लिख देना है कि मान लीजिए इसमें जो डिवीजन, इसमें सिंपल स्ट्रक्चर हो जाता है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है, इसमें लेस कंफ्यूजन होता है, इसमें मोर कंफ्यूजन होता है। क्योंकि जितना बड़ा मान लीजिए कि ये डायग्राम बनेगा ब्लॉक डायग्राम, कंफ्यूजन उतना ही होगा, एडवाइस की समस्या होगी। इसमें नोट लगाना है, इसमें यस लगाना है, यस नो कर देना है, बस हो गया। तो अगर आप एडवांटेज या डिसएडवांटेज याद किए होंगे तो उसी को उलट फेर करके कंपेरिजन लिख सकते हैं, या अगर आप कंपेरिजन याद करते हैं तो इसी को उलट फेर करके आप एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख सकते हैं। तो आई होप आप हमारी बात को समझे होंगे। इसी तरह से लाइन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, जब आप इसे पढ़िएगा तो आई होप समझ में आएगा। सबसे ईजी लैंग्वेज है, बस आपको एक बार पढ़ना है, इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए। अगर आप एग्जाम में हिंदी में भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में भी अच्छे स्कोर किए जा सकते हैं, बस उसमें टेक्निकल वर्ड और इंग्लिश वर्ड यूज कीजिएगा। मैनेजमेंट की जगह आप प्रबंधन वर्ड यूज नहीं कीजिएगा, मैनेजमेंट ही यूज करना है। अब नेक्स्ट वन है स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, या इसको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, या आपको नोट्स इस पे पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो इस क्या होता है वो देख लेते हैं। पहला कि द नंबर ऑफ पीपल हु रिपोर्ट टू वन मैनेजर इन ए हायरार्ची का मतलब होता है इस तरह से, जो हमने जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताया था, ठीक ना, ये हायरार्ची होता है।
ठीक है। तो इसमें the number of people who report to one manager in hierarchy is called span of control, also called span of management. This span of control could be 2 से 20 people और जनरली जो होता है 10 होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये होता है स्पेन ऑफ कंट्रोल, यानी कि जब कभी बहुत सारे जो पीपल होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं एक मैनेजर को, लेकिन हायरार्ची में, ठीक इस तरह से कि हमने जैसे कि आपको बताया था स्केलर चेन, तो उस दौरान ये सभी हायरार्ची आपको बताया था, तो वहाँ आप जाके देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए IT मैनेजर है, तो IT मैनेजर के अंतर्गत सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर 3 होगा। ये हायरार्ची में इसको IT मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। इसके दो टाइप होते हैं, जनरली आप पूछे नहीं जाएंगे, बस आपको नोट्स पूछे जाते हैं तो इतना कुछ नहीं लिखना है। पहला होगा नैरो स्पैन कंट्रोल, दूसरा होगा वाइड स्पैन कंट्रोल। नाम से ये स्पष्ट है, नैरो में कम मान लीजिए पीपल होगा, वाइड में थोड़ा ज़्यादा होगा। इसका क्या लिमिटेशन है तो वो देख लीजिए, लिख लीजिएगा कि एक्स्ट्रा अननेसेसरी लेवल हो जाता है इसमें, और रिक्वायर्ड हाई क्वालिटी मैनेजर। दूसरा होता है ईगो प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि सब सेम ही लेवल पे रहते हैं और एक ही जैसा मान लीजिए होता है, तो ईगो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि आपको तीनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हैं, तो इसमें ना ईगो का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि बिजनेस ओनरशिप क्या होता है, इसके क्या फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप होते हैं। तो जो बिजनेस ओनरशिप होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। पहला होता है सोल प्रॉपर्टीशिप, जिसको हम सिंगल ओनरशिप भी कहते हैं, नाम से यह स्पष्ट है। इसमें जो भी ओनर रहेगा सिंगल रहेगा, कोई इंडिविजुअल आदमी रहेगा। पार्टनरशिप में 2 या 2 से या 2 ही बोलेंगे, 2 व्यक्ति आपस में मिलकर कोई कंपनी चला रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोई कोचिंग वगैरह चल रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप में ही चला रहे हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, JSC, ये जनरली नोट्स में पूछे जाते हैं। PVT लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड होता है। प्राइवेट मतलब आप समझ रहे हैं जिसमें ऑनर शेयर पूरे ओनर के पास रहता है। पब्लिक लिमिटेड जो होता है उसमें 51% जो शेयर होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है, और 49% जो शेयर होता है वो प्राइवेट कंपनियों के हाथों में होती है। तो इस आधार पर इसको हम PSU या पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहते हैं। जैसे PSU में महारत्ना कंपनी, IOCL वगैरह है, इसरो, DRDO, ये सभी क्या है, PSU है। तो जिसमें कि 51% जो शेयर होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है। तो यहाँ से ऑप्शन क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इसमें से मतलब जो PSU होते हैं या पब्लिक लिमिटेड कंपनी होते हैं उसमें गवर्नमेंट को कितना % शेयर होता है, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बस ओवरव्यू दे देता हूँ, अगर आप डीप में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं प्रॉपर टॉपिक वाइज भी बनाऊंगा वीडियो। तो पहला जो अपना बिजनेस ओनरशिप है वो है प्रॉपर्टीशिप, जिसको हम सिंगल ओनरशिप भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पूरे कंपनी या जो इंस्टीट्यूट है उनका जो ओनरशिप होता है और जो मैनेजमेंट का जो पूरा कंट्रोल होता है वो किसी खास आदमी यानी कि एक आदमी के हाथों में होता है। तो इस तरह के बिजनेस को हम सोल प्रॉपर्टीशिप कहते हैं। बाकी आप पढ़िएगा तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा। जैसे ऑटो रिपेयरिंग शॉप होता है, प्रिंटिंग प्रेस होता है, जो प्रेस वगैरह होता है उसमें किसी खास आदमी का जो ओनरशिप होता है और मैनेजमेंट वो सभी चीज़ देखते हैं। जैसे टेलर वगैरह होता है, तो ये सभी क्या है, सिंगल ओनरशिप के एग्जाम्पल है। इसके क्या एडवांटेज है, तो पहला है कि ऑनर इज फ्री टू मेक ऑल डिसीजन बनाने के लिए जो मन सो टर्म एंड कंडीशन बना सकता है। दूसरा कि द ऑनर एंजॉय ऑल प्रॉफिट, और जो भी प्रॉफिट होगा टैक्स के बाद वो सभी को एंजॉय करेगा। सेटअप करने में काफ़ी आसानी होगी, और चांस ऑफ जो करप्शन होगा वो करप्शन कम हो जाएगा, क्योंकि एक ही आदमी रहेगा और खुद वो मालिक होगा तो करप्शन होगा नहीं। फ्रीडम ऑफ वर्क होगा, जब मन तब मान लीजिए कर सकता है, और कन्फ्यूजन किसी तरह का नहीं होगा। लेकिन डिसएडवांटेज भी है, जितना एडवांटेज है उसका डिसएडवांटेज भी है। पहला काम है कि जो इसमें होगा कि इसका लिमिटेड लाइफ होगा बिजनेस का। दूसरा होगा कि कैपिटल जो राइज करना डिफिकल्ट हो जाएगा, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगा, काम का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, कंपटीशन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। सो मोर चांस हो जाता है कि डिसीजन मेकिंग अच्छा उसका नहीं होगा, एक आदमी अच्छा डिसीजन नहीं ले सकता जनरली। पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जब दो व्यक्ति या 2 से ज़्यादा व्यक्ति आपस में मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और प्रॉफिट और जो उसमें खर्च वगैरह होती है सभी को हैंडल करते हैं, पूरा मैनेजमेंट 2 से या 2 से ज़्यादा आदमी को देखते हैं, तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट भैया आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि पार्टनरशिप है तो उसमें 2 या मोर 2 पीपल ज्वाइंट होके जो उसका जो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करेगा और जो उनका गोल है उसको अचीव करेगा, यही होगा, ठीक है। जैसे कि लॉन फार्म होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है, कोचिंग क्लास होता है, उसमें 2 व्यक्ति होता है, एक मान लीजिए प्रिंसिपल होता है, एक उसके क्या बोलते हैं डायरेक्टर होता है। तो ये सभी मिलकर ना पार्टनरशिप करके कोई इंस्टीट्यूट या कोचिंग वगैरह खोलता है। जैसे मॉल होता है, हॉस्पिटल होता है, सर्विस सेंटर होता है, तो ये सभी आपस में मिलकर करते हैं। इसमें टाइप ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, जैसे एक्टिव पार्टनर होगा तो इसमें जो दोनों पार्टनर एक्टिव होंगे। जनरल पार्टनर में भी वही बात होता है। स्लीपिंग पार्टनर का सिंपल सा मतलब होगा कि एक पार्टनर जो है ना सोए रहेगा, नाम ऐसे समझिए। सोए रहने का मतलब वो अनएक्टिव नहीं रहेगा, बस वो पैसा देगा कंपनी को। मान लीजिए
मेरा कोचिंग है, ठीक है, मेरा कोचिंग मान लीजिए टेक्निकल क्रांति के नाम से है, तो मैं दो आदमी मिलकर एक इस कोचिंग को खोला था, ठीक है, ओपन किया था। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ पैसा दे रहा हूँ इस व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को, और वो पूरे मैनेजमेंट और जो भी वगैरह वगैरह है तो उनको वो चला रहे हैं। तो ये होता है स्लीपिंग पार्टनर। तो हम हो गए स्लीपिंग पार्टनर, मतलब हम सोए हैं, सिर्फ हम मनी दे रहे हैं, तो वो होगा स्लीपिंग। नॉमिनल पार्टनर का मतलब होता है अगर कोई भी पार्टनर अपने नाम को उस कंपनी या इंस्टीट्यूट पर देता है, जैसे अगर मान लीजिए हम और मान लीजिए क्या बोलते हैं शाहरुख खान मिलकर अगर हम दोनों किसी भी कोचिंग को चलाते हैं तो वो उसका नाम जो रहेगा तो वो होगा नॉमिनल पार्टनर। तो वो उनका नाम यूज कर रहे हैं तो वो होगा नॉमिनल पार्टनर। माइनर पार्टनर वो होता है जिनका 18 से कम एज होता है, तो वो होता है माइनर पार्टनर, ठीक है। एडवांटेज देख लीजिए कि क्या इसका डिसीजन मेकिंग काफ़ी आसान होता है, जो रिस्क होता है शेयर रिस्क कम हो जाता है, बेटर मैनेजमेंट होता है, नो करप्टेड इनकम टैक्स हो जाता है, फिर ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये सभी जब आप पढ़िएगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वन है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो ये क्या होता है, व्हेन द ओनरशिप इज ज्वाइंट enjoyed by those who have their share in the business, then total form of business is called GSC। जैसे कोलगेट होता है, BM होता है, सोनी होता है, सिटी बैंक होता है, सोनी, ये सब स्टील मिल सब, ये सब क्या ज्वाइंट स्टॉक कंपनियां होती है। इसमें शेयर बांटा जाता है अलग अलग व्यक्ति के बीच। जैसे शेयर मार्केट अगर अपने SCAN 9022 देखे होंगे तो इसमें आप शेयर वगैरह और शेयर मार्केट के हर जो मेहता है वो सभी चीज़ें आप समझ में आ जाएगा कि शेयर क्या होता है। तो वो जब फिल्म वेब सीरीज देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, एक सहकारी संस्था होती है या वॉलंटरी एसोसिएशन ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि वेलफेयर का काम करता है, सामाजिक जो सेवा वो करता है। तो जैसे अमूल मिल्क है, IFO है, कोप है, मेगा रोज है, ये सभी क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ये दिया गया नीचे, लिमिटेशन क्या होता है ये सभी आप जब पढ़िएगा तो आप समझ में आएगा। ऐसा कोई बड़ी बात वर्ड ऐसा लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। दूसरा जो है वो प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी हमने आपको बता दिया। और सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जनरली अगर आप इंटरव्यू में जाइएगा मैनेजमेंट सब में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू साइड है एक कॉइन के, सेम कॉइन के, ऐसा क्यों होता है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये हमने मैनेजमेंट प्रोसेस की वीडियो में हमने ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आर टू साइड ऑफ सेम कॉइन ये हमने एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ आप देख लीजिएगा। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके लेवल को चेक कर सकूँ क्या आप इस क्वेश्चन का जवाब अच्छे तरीके से दे पाते हैं या नहीं। तो आपको ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कमेंट में लिखना है ताकि मैं आपको चेक कर पाऊँ कि आपका लेवल किस तरह का है। तो नेक्स्ट यूनिट को नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। जल्द ही आपके लिए माइक्रो प्रोसेसर का वीडियो टुमारो यानी कि कल से आपका माइक्रो प्रोसेसर का वीडियो आप लोगों को डिमांड करने पे रेगुलर रूप से आएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।